नरेंद्र जी, विगत के व्याख्यानों से आप भारतीय जनतंत्र और जाति व्यवस्था के बीच की विसंगतियों पर अपना विचार रखते आ रहे हैं। संविधान की धारा 5 को आप भारतीय जनतंत्र का मूल आधार मानते हैं और इसकी धारा 341 को जाति व्यवस्था मानते हैं। यह सर्वथा नई सोच है। इस विषय पर विस्तार से बात रखने की कृपा करें। श्रेष्ठ सुरभ जी, वर्तमान संविधान की धारा 5 की जड़ ऋग्वैदिक सामाजिक संरचना के संविधान में है, जो जात विहीन है, संप्रदाय विहीन है, वर्ग विहीन है। संगच्छध्वम संबद्धध्वम संगो मनांसि जानताम है, देवाभागं यथा पूर्वे है। तो यदि भारतीय जनतंत्र की जड़ ऋग्वैदिक सामाजिक संरचना के संविधान में है, तो भारत की जात व्यवस्था की जड़ ईशावास्यो उपनिषद में है, त्रेतायुगीन के संविधान में है। प्राकृतिक श्रम पोषित समाज का अंत और सामाजिक श्रम पोषित समाज की शुरुआत, समिति अनुशासित समाज का विघटन और समाज सत्तात्मक राजसत्ता का उदय, और यही समाज सत्तात्मक राजसत्ता ने ईशावास्यो उपनिषद का संविधान बनवाया है। देख लीजिए, मैं इसके प्रियम्बुल में, इसके प्रस्तावना में नहीं जाना चाहता हूँ, उसकी व्याख्या नहीं करना चाहता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णात् मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ये है प्रस्तावना। मैं उसकी व्याख्या में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं शुरू करता हूँ ईशावास्योपनिषद के संविधान की धारा 1, ईशावास्यमिदं सर्व यत् किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजी था माँ गृदः कश्चित् धनम। 3 नियम है इसमें। ईशावास्यमिदं सर्व यत् किंच जगत्याम जगत, यहाँ पर ईश का अर्थ है राज्य, तो राज्य सीमा के अंदर जितने मूवेबल और इमूवेबल जीवन यापन के साधन हैं, जगत मूवेबल और जगत इमूवेबल। चाक जगत है तो जंगल मिट्टी और जगत है। तो जितने भी प्राकृतिक और सामाजिक उत्पादन के सक्षम साधन हैं, सब राज्य के हैं। ये है नेशनलाइजेशन जो 1917 में सोवियत सत्ता ने की है, वही है ये ईशावास्योपनिषद। मुद्रा और बाजार के विकास के पूर्व के समाज सत्तात्मक राजसत्ता ने ये व्यवस्था की है। इसका दूसरा नियम देखिए, तेन तक्तेन भुंजी था, उसका बंटवारा करके खाओ, वही है जात व्यवस्था। चाक तुम लो, पुष्ट दर पुष्ट उससे गुजर करो। तीर धनुष तुम लो, पुष्ट दर पुष्ट उससे गुजर करो। जाल तुम लो, पुष्ट दर पुष्ट उससे गुजर करो। तो तेन तक्तेन भुंजी था का अर्थ है कि प्राकृतिक सामाजिक उत्पादक शक्ति और उसको उपयोग कर उत्पादन के साधन में लाना, तो ये
यदि व्यक्ति ताकतवर होगा तो वो सारे साधनों को अपने अधीन कर लेगा। इसलिए ईशावास्योपनिषद राष्ट्रीयकरण करके उसका सामाजिक अधिग्रहण करवाती है। अब देख लीजिए, सोवियत सरकार बनी और उन्होंने बैंक नेशनलाइजेशन किया, ज़मीन का नेशनलाइजेशन किया, खान और कारखाना का नेशनलाइजेशन किया, स्कूल और कॉलेज का। तो क्या वो महात्मा लेनिन अपने पॉकेट में ले लिए? नहीं। कृषक खेती करने वाले को खेत दिया तो उसके किसान सभा बनाई गई और वो अपना ट्रेड यूनियन वहाँ पर विकसित हुआ, खान मजदूरों का ट्रेड यूनियन, कारखाना के खरीद। तो उसी तरह से भारतीय समाज मुद्रा और बाजार के विकास के बाद के पहले जब हम राष्ट्रीयकरण को देखते हैं ईशावास्योपनिषद में, तो उस समय में जितने सक्षम उत्पादन के साधन थे सबका उस समाज के बीच में दे दिया गया जो उससे गुजर करता था। जितने लोग चाक से गुजर करते थे, समूचे चाक चलाने वाले को चाक दे दिया जो तुम पुष्ट दर पुष्ट गुजर करो। जो तीर धनुष चलाने वाले थे उनको कहा जो लो ये तीर धनुष अब तुम्हारी पुश्तैनी रोजगार के साधन हैं और तुम इसी से गुजर करो। जो अक्षर जानने वाले थे तो कहा ये अक्षर लो, पुष्ट दर पुष्ट अक्षर से गुजर करो, अब दूसरा कोई अक्षर से गुजर नहीं करेगा। जाल से गुजर करने वाले जो लोग थे उनको कहा जो लो ये जाल लो, पुष्ट दर पुष्ट जाल से गुजर करो। जो मवेशी पालन करके गुजर करने वाले थे कहा जो लो ये मवेशी तुम पुष्ट दर पुष्ट इसको पाल करके गुजर करो। जो कृषि काम में लगे हुए थे कहा जो ये खेत लो और पुष्ट दर पुष्ट खेत से काज करो। यही है तेन तक तेन भुंजी था, यही है भारत की जात व्यवस्था की जड़। अब मैं वहाँ उसमें नहीं जाना चाहता हूँ कि इसकी व्याख्या दही चूड़ा खाने वाले लोग सब कैसे किए हैं, लेकिन सामाजिक संपोषित सभ्यता के सोपान पर जब इतिहास आया है तो इतिहास जो तर्क दे रहा है उसी तर्क के आधार पर मैं यह कहता हूँ और आज भी इसका अवशेष है। इससे हो क्या गया है? इससे राष्ट्रीयकरण ने तेन तक तेन भुंजी था जब किया है तो क्या हो गया? प्रोडक्शन सेंटर, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और ट्रेनिंग सेंटर एक जगह हो गया है। बर्तन लेना हो कुम्हार टोली चले जाओ, मछली लेना हो मछुआ टोली चले जाओ, जूता लेना हो चमट टोली चले जाओ। तो ये पंडित जी लेना हो बभन टोली चले जाओ, सिपाही लेना हो राजपूत टोली चले जाओ। तो इस तरह से ये उत्पादन केंद्र, वितरण केंद्र और प्रशिक्षण केंद्र एक हो गया है। पेट ही में ये सारे के सारे लोग जन्म ले रहे हैं और यह जन्मना जातीय उत्पादन और सेवा प्रणाली बन गई है। यदि हम वैज्ञानिक रूप से कहें तो तेन तक तेन भुंजी था is a social man machine production and service system। सामाजिक मानव मशीनी उत्पादन एवं सेवा प्रणाली। जिस तरह से ये पंखा चल रहा है और ये पंखा केवल हवा दे सकता है, इससे हम हल नहीं जोत सकते हैं, उसी तरह से तेन तक तेन भुंजी था के नियम के तहत यह संविधान अपरिवर्तनीय सामाजिक श्रम बना देता है। सतयुग का जो इंडिविजुअलाइज्ड
ऑल्टरेबल सोशल लेवर है, उसको ईशावास्योपनिषद का संविधान सोसाइटाइज डिवीजन ऑफ सोशल लेवर कर देता है। तो यह क्यों करता है? तो सामाजिक श्रम के आने से जो सक्षम व्यक्ति है वो तो कहेगा ना कि जितना हम कमाते हैं सब अपने कमाई के हकदार हम हैं, हमको दे दीजिए। तब ये अशक्त लोग क्या खाएंगे, वो जो कमज़ोर लोग क्या खाएंगे? यदि आप बहुत सक्षम लोग हैं और आप सब अपनी कमाई को अपने ही खा लीजिएगा, तो ये जो अंधा जन्म लेता है प्राकृतिक रूप से, लंगड़ा है, ये जो बच्चा जन्मा रही है माँ, ये जो लकड़ी काट करके रथ बना रहे हैं, तो ये सब लोगों को गुजर करवाने की जवाबदेही उन पर डाल दी गई है जो समाज के सबसे सक्षम व्यक्ति हैं, योग्यताधारी हैं, योग्यता, क्षमता और अभिरुचि में जो सबसे अधिक हैं, उनके ऊपर ये जवाबदेही दी गई है कि तेन तक तेन भुंजी था, तुम आत्मोत्सर्गी बनो, अहंकार शून्य बनो और अहंकार शून्य आत्मोत्सर्गी हो करके समाज का भरण पोषण करो। ये है तेन तक तेन भुंजी था। जात व्यवस्था में यह है डिमांड और सप्लाई को अराजक नहीं बनने देता है। नीड बेस्ड सोशल डिस्ट्रीब्यूशन की जो धारा है, जिसे प्रकृति ने प्राकृतिक समाजवादी व्यवस्था में हम देखते हैं, तो जन्मना जातीय प्रतिष्ठात्मक जन्मना जातीय समाजवाद में भी हम वही नीड बेस्ड सोशल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, वही अर्थतंत्र हैं। तुम हमारा केस काट दो, हम तुमको भोजन देंगे, तुम हमको बर्तन दो, तुमको हम भोजन देंगे। माने जो जहाँ पर जिस रूप में है ग्राम तुष्ट अर्थतंत्र में, तो वहाँ पर वो हो रहा है। आधुनिक समाज वैज्ञानिक इसको यजमानी प्रथा कहते हैं, लेकिन मूलतः यह मुद्रा और बाजार के विकास के पूर्व प्रत्येक सामाजिक व्यक्ति की रोटी और आज़ादी की संवैधानिक सुरक्षा की जाने वाली व्यवस्था है, और इससे नीड बेस्ड सोशल डिस्ट्रीब्यूशन चलता है। अब है कि इसका श्रम विभाजन कैसे हो गया, इसका सामाजिक श्रम विभाजन। तो सामाजिक श्रम का नियम जो है जन्मना जातीय समाज में, वह पुश्तैनी है, अपरिवर्तनीय है। तुम कोई भी विचार रख सकते हो, लेकिन तुम रोजगार नहीं बदल सकते हो, क्योंकि रोजगार में रोटी की गारंटी है। यदि तुम रोजगार की छीना झपटी में घुस जाओगे तो ताकतवर आदमी तुम्हें गुलाम बना लेगा, वो सारे साधन को अपने अधीन कर लेगा और तुम कमज़ोर को गुलाम बना लेगा। इसीलिए व्यक्ति की आज़ादी को जात की सीमा में रख दी जाती है अपरिवर्तनीय श्रम करके, और इसी आधार पर समाज केंद्रित अपरिवर्तनीय श्रम के आधार पर विवाह संबंध बनता है, तो डबली प्रोटेक्टेड हो जाता है। राज सत्ता रोजगार गारंटी के लिए अनऑल्टरेबल सोसाइटी सेंटर्ड अनऑल्टरेबल डिवीजन ऑफ सोशल लेबर को नियम को लागू करता है, तेन तक तेन भुंजी था को, और सामाजिक स्वीकृति इसको मिल जाती है, और तब विवाह संबंध से यह जातीय स्वरूप में आ जाता है। तो डबली प्रोटेक्टेड है। कास्ट प्रोटेक्शन एंड सर्विस सिस्टम इज डबली प्रोटेक्टेड। अब तीसरा है सामाजिक विचार के नियम। तो सामाजिक विचार के नियम दो भाग में बंटते हम देखते हैं। एक राजसत्तात्मक विचार है
जो ब्रह्म आ जाता है, परिवेश आ जाता है। और दूसरा, सभी जात के अपने अपने अलग देवी देवता हैं कार्य कुशलता के रूप में। तो ये है सामाजिक विचार। फिर सामाजिक अनुशासन को जब हम देखते हैं तो राजसत्तात्मक अनुशासन अलग है और समाज सत्तात्मक अनुशासन अलग है। जात की महासभा में व्यक्ति, अपराधी व्यक्ति जिसकी आज़ादी की सुरक्षा जात को करनी होती है, वो यदि उच्छृंखल होता है तो उसको सजा दी जाती है। आज भी ये जो देख रहे हैं जातीय महासभाओं का बैलेटी होल, मतपत्रों को जमा करने वाला, ये आज से कुछ दिन पूर्व तक महासभा में अपराधियों को दंड दिया जाता था जो आज़ादी के नाम पर उच्छृंखल होते थे। और रोटी की गारंटी राज्य की जवाबदेही थी और स्वतंत्रता की, आज़ादी की गारंटी जात व्यवस्था के विवाह संबंध के अंदर में था। तो ये है मैंने त्रेता युग के ईशावास्योपनिषद के सामाजिक अनुशासन। एक ही व्यक्ति राज सत्ता के भी नागरिक थे और वो समाज सत्ता के भी नागरिक थे। तो डबल सिटीजनशिप का प्रावधान है इसमें। अब मानवाधिकार के नियम को जब हम देखते हैं तो इसमें रोटी की गारंटी स्टेट करती है, क्योंकि प्रकृति सतयुग में वर्ण समाज में प्रकृति करती थी। तो समिति क्या उत्तराधिकारी राजसत्ता है, तो राजसत्ता रोटी की गारंटी करती है और समाज सत्ता आज़ादी की गारंटी करती है। इस तरह से अपरिवर्तनीय सामाजिक श्रम व्यवहारिक बन जाता है। और तब दूसरा इसी ईशावास्योपनिषद में है, तब होता क्या है, तो कुर्वन्नेवे मागृध का शुद्धनम, वो प्रथम में है मागृध, इसमें व्यक्ति का स्वामित्व का अंत कर दिया है, राष्ट्रीयकरण करके व्यक्ति के स्वामित्व का अंत कर दिया है कि उत्पादन के सक्षम साधन पर, प्राकृतिक सामाजिक उत्पादन के सक्षम साधन पर व्यक्ति का स्वामित्व का अंत। तब क्या होगा, तो दूसरा है उस संविधान में नियम, कुर्वन्नेवे कर्माणि कंपल्सरी सोशल लेबर। तुम्हें जो राज्य ने जो अलॉट किया है श्रम, उसको कंपल्सरी करना ही है। भाषणबाजी से काम चलने वाला नहीं है, लेक्चर से। और काम कैसे करोगे, तो रेशनलाइजेशन ऑफ वर्किंग आवर कर दिया है। 8 घंटा काम करो, 8 घंटा आराम करो, मनोरंजन करो, 8 घंटा आराम करो। ये मे डे वाला सिद्धांत तो वहाँ पर लागू हो गया है। तब न कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजीविक्षेत शतम समाह, 100 बरस तक काम करने वाले समाजोपयोगी बने रहें। तो ये तब होगा जब वह विवेकी करण होगा काम करने का। तो ये है दूसरा नियम। अब है तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, वो है एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ईशावास्योपनिषद का संविधान कहता है कि कोई भी काम ऊंच और नीच नहीं है। समाज में सारे काम बराबर हैं। सामाजिक काम सबके सब देवाभागं यथा पूर्वे जैसे हैं, संगत्वगत संगद्वबद जैसे हैं। योग्यता क्षमता अभिरुचि अलग अलग हैं तो अलग अलग काम होंगे। इसमें कोई नीच और ऊंच काम नहीं होता है। लेकिन जब अपरिवर्तनीय श्रम विभाजन से
समाज है केंद्रित और परिवर्तनीय श्रम विभाजन से दो प्रकार की पीड़ाएं उत्पन्न होती हैं। एक तो व्यक्ति के अंदर ये पीड़ा होती है कि हम पंडित होते, ज्ञानी होते, अब हमको बना दिया गया है कि तुम चाक चलाओ पुष्ट दर पुष्ट, उसमें भर जिंदगी। और जात के रूप में एक पीड़ा होती है कि अब हम इस पुश्तैनी श्रम के नरक से निकल नहीं पाएंगे। तो इस दोनों प्रकार की पीड़ाओं को शमित करने के लिए ईशावास्योपनिषद कहती है कि एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे, न कर्म लिप्यते नरे। ये जो कहते हो कि हम कर्म के बंधन में फंस गए हैं पुष्ट दर पुष्ट, तो जब समाज के लिए तुम आत्मोत्सर्गी हो गए, अहंकार शून्य हो गए, सामाजिक कर्म है, हम समाज के लिए कर्म कर रहे हैं, तो न कर्म लिप्यते नरे, इससे बंधन नहीं बनता है। हाँ, जब मुनाफा अर्जन करने के लिए काम करोगे, जैसा कि मुद्रा और बाजार के विकास के बाद देखते हैं, तब तो होता ही है, हेटफुल सोशियो मैनेजमेंट लागू करना पड़ता है, तब तो पीड़ा होती है मुनाफा में। तो इसीलिए ये समाजवादी चरित्र की शिक्षण व्यवस्था है, और इसी शिक्षण व्यवस्था, इसी अपरिवर्तनीय सामाजिक श्रम का विरोध हम उसी काल में परशुराम को करते देखते हैं। न हम व्यक्तिगत आज़ादी चाहते हैं, हम जात में नहीं रहेंगे, बाभन नहीं रहेंगे, हम क्षत्रिय बनेंगे। उसी समय में वो विश्वामित्र कहते हैं कि नहीं नहीं, हम क्षत्रिय नहीं रहेंगे, हम बाभन बनेंगे, वेद पढ़ेंगे। उसी काल में शंभुक विरोध करता है कि नहीं, हम भी अपना तपस्या करें। कहने का मतलब कि आज़ादी के नाम पर ये सारे के सारे लोग विरोध कर रहे हैं, जो व्यक्ति की आज़ादी को जो तेन तक तेन भुंजिता के नियम के तहत समाज के अधीन कर दिया गया है, इसके कारण। लेकिन उनके पास रोटी की गारंटी नहीं है, केवल आज़ादी ही आज़ादी, आज़ादी ही आज़ादी, आज़ादी ही आज़ादी। तो भूखे पेट आज़ादी का कोई अर्थ रहता है क्या? इसीलिए इन आज़ादी के भूखे लोगों को सामाजिक समर्थन नहीं मिला, उनको सामाजिक समर्थन नहीं मिला, और इसीलिए नियम के अंदर तेन तक एवं कर्मण्येवा अधिकारस्ते के तहत इन लोगों के विद्रोह को शमित कर दिया गया। तो इस तरह से हम जन्मना जातीय समाज को देखें, समझें, उसके संविधान को, उसके युग धर्म को देखें, और तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली का विकास, वैज्ञानिक सामाजिक चेतना, विज्ञान का विकास, तर्कशास्त्र का विकास, इन्हीं पांच यही जो पांच नियम हैं, सामाजिक श्रम के नियम, सामाजिक विवाह संबंध के नियम, सामाजिक विचार के नियम, सामाजिक अनुशासन के नियम, और फिर सामाजिक मानवाधिकार के नियम, तो इन्हीं नियमों से एक अपूर्व सामाजिक चेतना विज्ञान का विकास होता है। चतुष्पदीय ज्ञानात्मक तर्क प्रणाली, डायलेक्टिकल, फोर टर्म डायलेक्टिकल लॉजिक ऑफ नॉलेज, और तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली पर हम आगे विचार करेंगे। आज हम इसको देख लिया। अब ये जो जन्मना जातीय समाज है प्रतिष्ठात्मक, उससे अलग जिसको सुर समाज कहा गया है, वैज्ञानिक समाजवादी समाज कहा गया, अति
जन्मना जातीय समाजवादी समाज है। इससे अलग है उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद की ईशावास्य उपनिषद कहती है असुर्यानाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्मनो जना। ये अंधकार में है व्यक्तिवादी समाज और अपने ही स्वजन को, ताकतवर लोग अपने ही स्वजन को गुलाम बना करके भोग विलास करते हैं। तो उदाहरण दे करके ये सुर समाज की श्रेष्ठता को साबित करते हैं। तो ये सब कुछ ऐसे मूल तत्व हैं जन्मना जातीय समाज के, तेन तक तेन भुंजिथा वाला समाज का, जिसकी गहराई से पड़ताल करने की ज़रूरत है और बहुत ही लोगों को इस काम में लगना होगा। केवल एक सचिंद्र जी कह देंगे और हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। हम किसी पर अपना विचार लादना भी नहीं चाहते हैं। अपना जो भाई करना हो करो, जात के नरक में रहना हो, 341 धारा के नरक में रहना हो रहो, कौन रोकता है ही। आज भी डोमटोली को देख लो, मधेपुरा जैसे नगर में पैखाना के नली पर डोम का घर बना हुआ है। कैसा ये ज़माना है। तो आज के इस व्याख्यान को, त्रेतायुगीन व्याख्यान को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर द्वापर युग के सामाजिक श्रम पर हम विचार करेंगे आगे। धन्यवाद।